Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Muhammad Zaur, Inspector Inland Revenue. Welcome you in section 44 of the Income Tax Ordinance 2001 dealing with exemptions under international agreements. As we know that every country has some international agreement, commitment or is a part of some sort of treaty. On the other hand, it has some national or domestic law. International commitments or agreements always supersede over the national law. So every domestic or national law, including Pakistan Income Tax Ordinance 2001, incorporates these commitments. Okay, we are starting subsection 1 of section 44. Any Pakistan source income which Pakistan is not permitted to tax under a tax treaty shall be exempt from tax under this ordinance. अब पाकिस्तान ने किसी मुल्क के साथ एक टैक्स ट्रीटी कर दी है, उस टैक्स ट्रीटी के तहत पाकिस्तान किसी खास इनकम को टैक्स नहीं कर सकता, तो वो जो इनकम होगी अंडर दिस ऑर्डिनेंस, आई मीन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत भी एग्जैम्प्ट होगी. अब टैक्स ट्रीटीज़ क्या होते हैं देखते हैं ज़रा. टैक्स ट्रीटीज़ जो असल में होती हैं, मैनी कंट्रीज हैव एंटर्ड इनटू टैक्स ट्रीटीज़ विद अदर कंट्रीज टू अवॉइड और मिटिगेट डबल टैक्सेशन. Some treaties cover a range of taxes including income tax, inheritance tax, value added tax, etc. तो अब इनका मकसद क्या होता है, दो मुल्क या बाज़ों का दो से ज़्यादा मुल्क भी आपस में एक इसमें टैक्स ट्रीटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं या एंटर हो जाते हैं. इनका मकसद क्या होता है कि डबल टैक्सेशन से बचा जाए. अब मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के ट्रीटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान ने कमिट की हैं या पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों के साथ साइन किया. वो मल्टीलैटरल भी हो सकती हैं, बायलैटरल भी हो सकती हैं. और अगर हम बायलैटरल की बात करते हैं, इसका मतलब दो कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं. ये देखिए, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान अज़रबैजान, पाकिस्तान बहरीन. और दूसरी तरफ है मल्टीलैटरल ट्रीटीज़. है मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ में या तो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं. मिसाल के तौर पर जिस तरह साउथ एशिया ने अगर फ़र्ज़ करें कि एक ट्रेटिकली कि जो भी इसके 8 मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को टैक्स नहीं करेंगे उनके एम्प्लॉइज़ को. अब ये इसकी एक एग्जांपल हो सकती है. चले हम ज़रा उसको आगे अपने सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं. सब सेक्शन 2 क्या कहता है? एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस. अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि एक इंडिविजुअल है जिसको सैलरी मिली, लेकिन कंडीशन ये है कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं है, तो वो टैक्स फ्री होगी, वो टैक्स से एग्जाम्प्ट होगी. कब और कितनी? टू द एक्सटेंट फॉर इन एड एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड अ फॉरेन गवर्नमेंट और अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. वो उस लेवल तक या उस एक्सटेंट तक एग्जाम्प्ट होगी टैक्स से जितना कि उस एड एग्रीमेंट में लिखा हुआ है. और एग्रीमेंट किसके दरमियान हुआ है? एक फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और दूसरा फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकती है, या एक पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के यूनाइटेड नेशन हो गया, WHO हो गया, या फिर प्राइवेट भी. जिस तरह के मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि बिल गेट्स एंड मेलिंडा एसोसिएशन की पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ हो. अब अगर ये एक ट्रीटी हो गई है साइन पाकिस्तान की और फॉरेन गवर्नमेंट की, या पाकिस्तान और एक फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो आपस में उस ट्रीटी में जितना भी एग्जाम्पशन हासिल है, तो उस एक इंडिविजुअल को जितनी सैलरी मिलेगी उस लेवल तक उसको टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा. एन इंडिविजुअल इज़, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. वेयर द इंडिविजुअल इज़ ईदर नॉट रेजिडेंट individual or a resident individual solely by reason of performance of services under this aid agreement. अब बात यह है कि या तो वो जो इंडिविजुअल है जिसको सैलरी मिल रही है वो पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन ही नहीं है. रेजिडेंट पर्सन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा जो 182 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में गुजारेगा वो रेजिडेंट पर्सन हो जाएगा. ये सादा सी डेफिनेशन है उसकी. या तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन ही नहीं है, या अगर रेजिडेंट पर्सन है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह बनती है कि वो इस एड एग्रीमेंट के तहत सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था. उस सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए उसको इतना अरसा हो गया है कि वो पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन बन गया. द एड एग्रीमेंट इज़ इफ़ द एड एग्रीमेंट इज़ विद अ फॉरेन कंट्री द इंडिविजुअल इज़ सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री. अब एड एग्रीमेंट है पाकिस्तान और अमेरिका का, तो वो जो जिस बंदे को सैलरी मिल रही है वो भी उस मुल्क का सिटीज़न होना चाहिए, अमेरिकन होना चाहिए. वो एक ऑस्ट्रेलियन या इंडियन बाशिंदे के लिए ये एग्जाम्पशन नहीं ले सकता. द सैलरी इज़ पेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट और द पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ फंड्स और ग्रांट्स रिलीज्ड एज एड टू दी पाकिस्तान इन परसुएंस ऑफ सच एग्रीमेंट. अब इसमें यह है कि उस बंदे को जो सैलरी मिली है वो निकल के कहाँ से आ रही है?
वो असल में उसी फ़ंड में से या उसी ग्रांट में से आ रही है जिसका एग्रीमेंट किया गया पाकिस्तान के तहत। मिसाल के तौर पर WHO पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है कि हम आपके मुल्क में वैक्सीनेशन कर रहे हैं या पोलियो के वैक्सीन पिला रहे हैं, तो अब इस सिलसिले में हमारा जो स्टाफ होगा उनकी जो सैलरी होगी उस पर आप टैक्स नहीं काटेंगे। पाकिस्तान कह देता है ठीक है। और बात इसमें जो तीसरी कंडीशन है कि उन्होंने कहा था कि हम आपको $5 मिलियन या $500 मिलियन की एड होगी और हमारा जो स्टाफ है उसकी सैलरी उसी ग्रांट में से आएगी। तो अगर ये कंडीशन है तो फिर उसको टैक्स नहीं किया जाएगा। अब एनी इनकम, पहले देखिए सैलरी की बात थी, अब सब सेक्शन 3 है कि सैलरी के अलावा भी इनकम हो सकती है। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए काम करके दे रहा है, तो उसकी जो इनकम होगी वो सैलरी तो नहीं होगी। अब इस तरह की बात है तो सब सेक्शन 3 इसको डिस्क्राइब कर रहा है। एनी इनकम received by a person not being the citizen of Pakistan engaged as a contractor, consultant or expert on the project in Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance to the extent provided in a bilateral or multilateral technical assistance agreement between the federal government and the foreign government or public international organization। अब फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान का और अमेरिका का या इस तरह किसी पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का या पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो अब पाकिस्तान को एक डैम बना के दे रहे हैं और वो जो डैम बना के दे रहे हैं वो एज एन एड एग्रीमेंट है, यानी कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो अब इसमें इस तरह हो रहा है कि उन्होंने इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया या कंसल्टेंट हायर किया या एक्सपर्ट हायर किया। उस एक्सपर्ट को या कंसल्टेंट को या कॉन्ट्रैक्टर को जो भी इनकम मिलेगी, अगर एक बायलैटरल या मल्टीलैटरल टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट हुआ है दोनों मुल्कों का, या फिर जो मल्टीलैटरल में यानी कि जितने भी मुल्क हैं उनके दरमियान अगर एग्रीमेंट हुआ है कि भाई इस बंदे की इनकम एग्जाम्प्ट होगी तो उसकी इनकम एग्जाम्प्ट होगी, या जितना लेवल दिया हुआ है इस एग्रीमेंट में उस लेवल तक या एक्सटेंड तक वो एग्जाम्प्ट होगी। अब क्लास ए क्या करा है? अब ये बिल्कुल वही चीज़ है कि प्रोजेक्ट जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत ही हो रहा है, परसू हो रहा है या उसके तहत ही फाइनेंस हो रहा है। अब ऐसे नहीं होगा कि अमेरिका ने कहा कि भाई हम यूएसएड के तहत यहाँ एक डैम बना रहे हैं, तो उस डैम के जो भी लोग काम करेंगे या जिस कॉन्ट्रैक्टर को हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे उसकी इनकम पे आप टैक्स नहीं काटेंगे। लेकिन साथ उनका यहाँ एक होटल चल रहा है मैकडोनल्ड्स, अब उनकी इनकम का भी कहें कि आप इसको टैक्स नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। अब क्लास बी क्या कह रहा है? द पर्सन इज़ ईदर नॉन रेजिडेंट, यहाँ वही नॉन रेजिडेंट वाली कंडीशन लगा दी है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, एक्सपर्ट है, कंसल्टेंट है, या तो वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, या फिर अगर वो रेजिडेंट पर्सन है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसने उस एग्रीमेंट को या उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है, उसके ऊपर काम करना है, उस परफॉर्मेंस की वजह से वो पाकिस्तान का सिटीजन पर्सन बन गया है, सॉरी सिटीजन नहीं, रेजिडेंट पर्सन बन गया है। क्लास सी क्या कह रहा है? द इनकम इज़ पेड आउट ऑफ फंड्स ऑफ द ग्रांट इन परस्पेंस ऑफ द एग्रीमेंट। अब ये जो इसको इनकम पे की जा रही है, इसको कोई सेपरेट अलहदा से इसके लिए कोई फ़ंड नहीं है या वो कंट्री खुद नहीं बियर कर रहा, बल्कि उन्होंने जो ग्रांट आपसे वादा किया है उसी ग्रांट में से पैसे निकाल के इसको दे रहे हैं, तो उसको टैक्स एग्जेम्पशन हासिल होगी। मेरे ख्याल में ये बहुत सादा सा टॉपिक है और सेक्शन बहुत सादा सा है कि जब आपकी कमिटमेंट हो जाती है तो आपने उस कमिटमेंट को फॉलो करना होता है। लेकिन कमिटमेंट के लिए 3 शराइत उसने लगा दी कि पहली बात है कि वो जो प्रोजेक्ट होगा वो जो है ना उस एग्रीमेंट के तहत होगा, और उसके बाद फिर वो जो बंदा होगा वो पहली बात है पाकिस्तान का सिटीज़न नहीं होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान का सिटीज़न भी नहीं होना चाहिए और उसके अलावा नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, या अगर वो रेजिडेंट है तो सिर्फ उस रेजिडेंट होने की वजह ये है कि वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उस सिलसिले में वो पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन बन गया और 1 साल में यानी कि 182 दिन से ज़्यादा गुजार लिया, और उसके बाद उसको जो सैलरी मिल रही है या उसको जो इनकम मिल रही है वो इसी जो ग्रांट था उसी में से निकल के जा रही है। अब सेक्शन 45 ये है, इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। ये है प्रेजेंट ऑनर्स के साथ। आपको पता है कि बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, उसके अलावा परफॉर्मेंस अवार्ड होते हैं, तरह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, निशान हैदर हो गया, तमगा जुरत हो गया, निशान जुरत और हिलाल जुरत हो गया, और उसके अलावा तमगा खिदमत हो गया, और भी काफ़ी सारे सिविलियन और मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट की तरफ से मिलते हैं। तो इनके साथ बाज़ औक़ात कोई फाइनेंशियल रिवार्ड भी एसोसिएट होता है, तो वो जो फाइनेंशियल रिवार्ड है जो कि वो प्रेसिडेंट की तरफ से मिल रहा है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं चार्ज किया। लेकिन इसको कल हम देखेंगे प्रॉफिट एंड डेट यानी कि 45-46 के साथ मिला के। आज के लिए इतना काफ़ी।